हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बैंक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये जो यूथ की बुक है दोस्तों, इंकाउंट राउंड वाली, इसी के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने आपको अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक के करवा दिया है और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 31। दोस्तों, जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखा है तो उनके लिए प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 31 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय जो है वन रोपण है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन क्या होती है, सिंक बनती है। पेड़ों से क्या बनती है, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है। इस वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का एक उपाय वन रोपण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर का यांत्रिक लाभ 2.5 है। यदि भार 200 न्यूटन है तो प्रयास ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, ये होता है लोड बटे एफर्ट के। क्या होता है, लोड बटे एफर्ट के। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है, 2.5 है। लोड कितना है दोस्तों, 200 न्यूटन है और हमको एफर्ट बताना है। क्या बताना है, एफर्ट बताना है। पॉइंट हटेगा दोस्तों तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 से काट देते हैं, 25 8 है 200। 8 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो एफर्ट कितना निकल के आएगा, हमारा एफर्ट निकल के आ जाएगा 80 न्यूटन। कितना निकल के आएगा, 80 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है। 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है? दोस्तों, एक 70 किलोग्राम का आदमी है जो 50 न्यूटन के बल के साथ एक 50 किलोग्राम के आदमी को क्या करता है, धक्का देता है। तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला है, ये हमको बताना है। दोस्तों, यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा न्यूटन के गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें जो होगा ऑप्शन आंसर जो होगा वो 50 न्यूटन ही होगा। वो होगा क्यों दोस्तों, क्योंकि न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए एक 70 किलोग्राम का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है, तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को 50 न्यूटन के बल के साथ ही क्या करेगा, धकेलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो दोस्तों, जैविक कचरे के निपटान का वह तरीका जो पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है वो है हमारा कंपोस्टिंग। कौन सा, कंपोस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जैविक कचरे के निपटान के लिए पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल कंपोस्टिंग विधि है। यह अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का सबसे अनुकूल और पसंदीदा विकल्प है। पुनर्चक्रण और कंपोस्टिंग को आमतौर पर समग्र रूप से समाज के लिए सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। यह कचरे के प्रकार, मात्रा, उपलब्ध संसाधन और समुदाय के लक्ष्यों के कई कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत मोटर में डैश में रूपांतरण होता है। दोस्तों, विद्युत मोटर क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर में ऊर्जा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। दोस्तों, विद्युत गीजर में कौन सी ऊर्जा है, किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत गीजर में विद्युत ऊर्जा जो होती है ये ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होती है, रूपांतरित होती है विद्युत गीजर में। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक गीजर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत प्रवाह का उपयोग करके पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को तापीय या फिर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक लीवर का यांत्रिक लाभ 1.2 है, यदि भार भुजा 25 सेंटीमीटर तो प्रयास भुजा बताइए। हम जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, ये होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। क्या होता है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। मैकेनिकल एडवांटेज कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास में 1.2। एफर्ट आर्म हमको दिया है क्या, हमको तो निकालना है एफर्ट आर्म। लोड आर्म कितना है दोस्तों, लोड आर्म है 25। तो ये हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 55 25, 12 का मल्टीप्लाई 5 में तो 60, 60 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काट देंगे 30 बार में, तो 30 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो मेमोरी है हमारी ईपीरोम मेमोरी। कौन सी मेमोरी, ईपीरोम मेमोरी। दोस्तों परिवर्ती डाटा को स्टोर करने के लिए ईपीरोम मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ईपीरोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है। दोस्तों किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी जो होती है ये अत्यधिक वृहद मेमोरी का भ्रम होती है। क्या होती है, अत्यधिक वृहद मेमोरी का भ्रम। दोस्तों वर्चुअल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर प्रणाली तकनीक है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम को यह धारणा प्रदान करता है कि इसके पास एक सन्निहित कार्य क्षमता वाली मेमोरी है, जबकि वास्तव में इसे प्राकृतिक रूप से विभिन्न हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है और डिस्क स्टोरेज मॉल में बहुत अधिक मात्रा में हो सकता है। जो प्रणालियां इस तकनीक का प्रयोग करती है वे बड़े वाले प्रोग्रामिंग को अधिक सरल बनाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश होता है। दोस्तों ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान जो है परिवर्तित नहीं होता है। यदि कोई ठोस पिघल रहा है तो इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। दोस्तों ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। ठोस पदार्थ की एक अवस्था है जिसकी पहचान पदार्थ की संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति जैसे कि आकार हो गया, आयतन हो गया और स्वरूप में परिवर्तन हो गया, इसके प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण के आधार पर की जाती है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों भारत का पहला ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्लिनिक जो है ये भोपाल में स्थापित किया गया है। कहाँ पे, भोपाल में। दोस्तों भोपाल नगर निगम और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया है। यह क्लिनिक घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान करने में सक्षम है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में प्रयास 50 न्यूटन है और प्रयास भुजा 120 सेंटीमीटर है। यदि भार भुजा 40 सेंटीमीटर है तो भार ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं, हमने आपको बताया था लोड, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, लोड बटे एफर्ट के। तो हम जानते हैं लोड बटे एफर्ट बराबर क्या होता है, और एक चीज क्या होता है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म, यही होता है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं लोड इंटू लोड आर्म बराबर एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एफर्ट कितना है हमारे पास में 50 न्यूटन और लोड एफर्ट आर्म कितनी 120 सेंटीमीटर और लोड कितना है 40 सेंटीमीटर। तो लोड कितना है हमारे पास में 40 दिया गया है। लोड आर्म, सॉरी दोस्तों लोड आर्म कितना है, सॉरी दोस्तों लोड हमको निकालना है दोस्तों। लोड आर्म कितनी दी गई है हमको 40 सेंटीमीटर दी गई है बराबर एफर्ट कितना है दोस्तों, एफर्ट हमारे पास में 50 न्यूटन दिया गया है और एफर्ट आर्म कितनी दी गई है 120 सेंटीमीटर दी गई है। इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे 3 बार में, तो लोड हमारा कितना निकल के आ जाएगा 50 इंटू 3 150 न्यूटन। कितना 150 न्यूटन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लोड निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IS 1609-1983 के अनुसार लाइन की मोटाई कितने प्रकार की होती है। दोस्तों लाइन की मोटाई जो होती है ना ये दोनों प्रकार की होती है, h/14 भी होती है और h/10 भी होती है। h/14 भी होती है और h/10 भी होती है। तो उपरोक्त तो दोनों जो है ये मोटाई प्रकार की होती है। दोस्तों IS 1609-1983 के अनुसार लाइन की मोटाई दो प्रकार के मानक अनुपात में होती है। अक्षरण ए, इसमें अक्षर मोटाई डी के लिए जो मान होता है वो होता है h/14 और अक्षरण बी के लिए जो मान होता है वो होता है h/10। क्या होता है, h/10। अक्षरण ए के लिए h/14 और अक्षरण बी के लिए h/10 होता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी? तो दोस्तों वह कंपनी जो 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी वो थी हमारी एयरटेल। कौन सी थी? एयरटेल। दोस्तों एयरटेल जो है 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय दूरसंचार कंपनी बनी। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठोस, द्रव और गैस द्रव में विस्तृत होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? दोस्तों विसरण के संबंध में जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर बी। गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में कैसी होती है? अधिक होती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव होता है। ठोस की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोसों एवं द्रव की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है डैश कहलाता है। दोस्तों समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका हुआ है उसे हम बोलते हैं अष्टफलकी समतल। क्या बोलते हैं? अष्टफलकी समतल बोलते हैं। समतल जो निर्देश अक्ष के समान झुका होता है उसे अष्टफलकी समतल हम कहते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में हमें अत्यधिक खतरनाक सूचना पट्ट का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका? अत्यधिक खतरनाक। दोस्तों विद्युतीय कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में अत्यधिक खतरनाक सूचना पट्ट का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? दोस्तों दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है क्या? स्वचालित सुरक्षा गार्ड सहायक है, इंटरलॉक सुरक्षा गार्ड सहायक है, ट्रिप सुरक्षा गार्ड, ये सभी जो है दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल डैश भुजाओं और कोनों से बंधे होते हैं। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल जो है ये 4 भुजाओं और कोनों से बंधे होते हैं। दोस्तों क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोण की बात करें तो ये 4 भुजाओं और कोनों से क्या होते हैं? बंधे होते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। HTTPS प्रोटोकॉल में अक्षर S का क्या अभिप्राय है? दोस्तों अक्षर S का क्या अभिप्राय है ये हमको बताना है। तो दोस्तों HTTP में अक्षर S का अभिप्राय है सिक्योर। क्या है? सिक्योर। दोस्तों HTTPS प्रोटोकॉल का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, जिसमें S अक्षर का अभिप्राय सिक्योर है। यह दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है? दो प्रणालियों के बीच संचार को सुरक्षित करने के लिए एक प्रोटोकॉल के रूप में कार्य करता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध A और B 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि V1 और V2 क्रमशः A और B के सिरों पर विभवपात है तथा I1 और I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं हैं तो V1 अपॉन V2 और I1 अपॉन I2 क्रमशः होंगे। दोस्तों दो प्रतिरोध है 8 ओम और 12 ओम के और कैसे जुड़े हुए हैं? 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध जो होगा श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ देंगे 8 और 12 20 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 ओम। अब हमको प्रतिरोध निकल गया, विभव का मान भी पता है तो हम यहाँ से धारा निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो धारा I बराबर क्या होता है? धारा I बराबर होता है V/R के। V का मान कितना है? V का मान है 6 और R का मान कितना निकाले हमने? 20 निकाले। तो हमारा जो धारा निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 6/20 एम्पियर निकल के आ गई। अब हम दोस्तों एक चीज जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम होता है तो श्रेणी क्रम में धारा का जो मान होता है वो क्या होता है? सभी के लिए बराबर होता है। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो होगी वो समान रूप से प्रभावित होगी। तो हमारा जो I निकल के आया 6/20 एम्पियर, ये I2 भी तो वही आएगा क्योंकि धारा का मान तो समान होता है। धारा में तो कोई चेंज नहीं होता श्रेणी क्रम में। मतलब ये I1 और I2 दोनों का मान क्या होगा? हमारा 6/20 एम्पियर होगा। क्या होगा? 6/20। तो यदि हम I1 अपॉन I2 निकाले, I1 अपॉन I2 निकाले तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 भी 6/20 हो जाएगी और I2 भी कितनी हो जाएगी? 6/20 हो जाएगी। तो धारा कितनी निकल के आएगी? 1 निकल के आएगी कि नहीं आएगी? I1 अपॉन I2 का मान क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो I1 I2 का मान हमारा निकल के आएगा कितना? 1। अब बोला है दोस्तों V1 अपॉन V2 या V1 और V2 का मान निकालना है। तो दोस्तों हम निकालेंगे सबसे पहले 8 ओम के प्रतिरोध पर विभव का मान। तो 8 ओम के प्रतिरोध पर विभव का मान निकालेंगे तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू R के। I का मान कितना निकाले हमने? 6/20 और R का मान कितना है दोस्तों? R का मान है 20। R का मान कितना है? 8 लेंगे ना, 8 ओम का निकाल रहे हैं तो 8 ओम लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 8 छक 48, 48/20 हो जाएगा। 48/20। तो क्या हो जाएगा? 20 से काट देंगे, 20 दूनी 40
लगाए पॉइंट, लगाए दशमलव और बचा कितना 0, तो 20 चौ 80। तो 2.4 वोल्ट जो है ये V1 का मान निकल के आ गया। V1 का मान कितना निकल के आया हमारा 2.4। कितना निकल के आ गया 2.4। अब हम निकालेंगे 12 ओम के लिए, तो 12 ओम के लिए वही, तो V2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IR। आई का मान कितना, आई का मान कितना है 6/20 और प्रतिरोध का मान कितना है 12 ओम का लिए निकाल रहे हैं हम। तो ये कितना होगा 12 72/20, 72/20 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो 20 60 और 20 120, कितना हो जाएगा 20 120, तो 3.6 वोल्ट आ जाएगा। तो V1/V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारा V1/V2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6। 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 36, तो 2/3 और 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट तो कट जाएगा। तो 2/3 जो होगा V1/V2 का मान होगा और 1 जो होगा वो धारा I1/I2 का मान होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कोनिक सेक्शन बनता है। दोस्तों जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो जो कोनिक सेक्शन बनता है वो बनता है हमारा वृत्त। क्या बनता है, वृत्त बनता है। दोस्तों जब किसी शंकु को उसके आधार के समानांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कोनिक सेक्शन वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। इसलिए दोस्तों ये आधार के समानांतर काटा गया तो ये जो बना हमारा ये क्या बना हमारा वृत्त बना। ठीक है, ये क्या है हमारा कटिंग प्लेन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक प्रभाव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है। तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा V/R हो जाएगा। क्या हो जाएगा V/R। V का मान कितना है दोस्तों 220 वोल्ट है। R का मान कितना है हमारे पास में 4.2 है। पॉइंट हटेगा तो नीचे और ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा। इसको जब काटेंगे हम तो 42 से कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 52.38 बार में। कितने बार में 52.38 बार में जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे व वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा जाए तो वस्तु किस कोण में स्थित होगी। दोस्तों लंबकोणीय प्रणाली में यदि किसी वस्तु को हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे रखा जाए तो वस्तु जो होगी वो तृतीय चतुर्थांश में होगी। कौन से चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। दोस्तों प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के ऊपर व VP के सामने होता है। द्वितीय कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। तृतीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु HP के नीचे व वर्टिकल प्लेन के पीछे होता है। और चतुर्थ कोण प्रक्षेप में वस्तु HP के नीचे व VP के कैसे होती है, सामने होती है। दोस्तों ये होता है हमारा वर्टिकल प्लेन और ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पे जो वस्तु होती है प्रथम कोण में, देखिए प्रथम कोण में वस्तु यहाँ पे रखिए तो ये वर्टिकल प्लेन के क्या है, सामने है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ है, ऊपर में है। कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर में। द्वितीय कोण प्रक्षेप में वस्तु यहाँ होगी तो जो वस्तु होगी वर्टिकल प्लेन के क्या होगी, पीछे होगी, और हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ होगी, ऊपर होगी। ठीक है, तृतीय कोण प्रक्षेप में वस्तु यहाँ रखी है तो वस्तु जो होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के कहाँ होगी, नीचे होगी, और वर्टिकल प्लेन के कहाँ होगी, पीछे होगी। उसी प्रकार चतुर्थ में देखिए वस्तु यहाँ रखी है तो वस्तु जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कहाँ होगी, नीचे होगी, और वर्टिकल प्लेन के कहाँ होगी, सामने होगी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम जिसे हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों यह उदाहरण न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सभी जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ऑब्लिक व्यू की रिड्यूसिंग लाइन किस कोण पर झुकी होती है? दोस्तों ऑब्लिक व्यू की रिड्यूसिंग लाइन जो है ये 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। दोस्तों ऑब्लिक व्यू की रिड्यूसिंग लाइन प्रक्षेप तल से 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। यदि किसी वस्तु का एक फलक प्रक्षेप तल के समांतर रखा जाए तथा प्रक्षेप तल प्रक्षेपी मतलब प्रोजेक्टर्स 90 डिग्री से कम किसी भी कोण पर मिले तो इस प्रकार प्रक्षेप तल पर प्राप्त वस्तु के प्रक्षेप को तिर्यक प्रक्षेप हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? तिर्यक प्रक्षेप। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अल्टर प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है। दोस्तों अल्टर प्लस टैब बटन का यदि हम उपयोग करते हैं तो खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए हम अल्टर प्लस टैब का उपयोग करते हैं। दोस्तों अल्टर प्लस टैब खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए उपयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस टी का उपयोग ओपन ब्राउजर में एक टैब से दूसरे टैब पर जाने के लिए करते हैं। अल्टर प्लस स्पेस बार का उपयोग किसी भी एक्टिव विंडो के मेन्यू में जाने के लिए करते हैं और कंट्रोल प्लस बी का उपयोग बोल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या कितनी है? दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें मोटाई के अनुसार कई रेंज में होती है, इन रेंज की संख्या जो होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। दोस्तों रेखाओं की मोटाई का चयन विभिन्न रेखा समूह के अनुसार किया जाता है। आईएसआई के निर्देश अनुसार रेखाओं का 8 रेंज दिया गया है जिनकी मोटाई 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2 mm में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह किस प्रकार की रेखा है? दोस्तों ये जो रेखा है ये किस प्रकार की रेखा है? तो इसे हम बोलते हैं केंद्र रेखा। क्या बोलते हैं इसे? हम केंद्र रेखा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट डैश है। दोस्तों पानी का क्वथनांक जो होता है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोस्तों पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। पानी का क्वथनांक वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है तथा वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की आवश्यकता हमको होती है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। SP 46 2003 के अनुसार एक काउंटर संक रिवेट की अक्ष के लंबवत पास की साइड पर कार्यशाला में ड्रिल तथा फिट करने के लिए उपयुक्त संकेत होता है। दोस्तों SP 46 2003 के अनुसार एक काउंटर संक रिवेट की अक्ष के लंबवत पास की साइड पर कार्यशाला में ड्रिल तथा फिट करने के लिए उपयुक्त संकेत जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है और दिया गया है G बराबर 10 मीटर। दोस्तों 10 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा अर्थात स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh। m का मान कितना है? 15 है। g का मान कितना है? 10 है और ऊंचाई कितनी है? 10 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1500 जूल। कितना जूल? 1500 जूल आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइनों का प्रयोग करते हैं। निम्न में से अर्थ लाइन का प्रतीक पहचानिए। दोस्तों अर्थ लाइन का प्रतीक कौन सा है? तो ये जो है डी वाला ये अर्थ लाइन का प्रतीक है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? दोस्तों रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल कार्य करता है। क्या करता है? अभिकेंद्री बल कार्य करता है। दोस्तों रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्री बल कार्य करता है। वृत्तीय पथ पर किसी पिंड के ताक्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्री बल कहलाता है। अभिकेंद्री बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न 30-60 डिग्री सेट स्क्वायर में कोण अल्फा का मान क्या है? दोस्तों यहाँ पे हमको ये जो अल्फा है इसका मान बताना है और ये सेट स्क्वायर कितना है? 30 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब ये जो है ये कितनी डिग्री है? ये वाला भाग ये 30 डिग्री है और ये वाला कितना है? 60 डिग्री है और ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं ये जो पूरा भाग होता है ये कितने बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ये 30 डिग्री तो है तो क्या करेंगे हम 180 में क्या कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो इस ये जो मान होगा ये वाला जो मान होगा ये कितना होगा? 150 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? दोस्तों 257 डिग्री पर
सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति जो होती है वो होती है हमारी क्या, गैसीय। क्या होती है, गैसीय होती है। दोस्तों जल ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति गैसीय होगी, क्योंकि जल का हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक जो होता है 99.974 डिग्री सेल्सियस या फिर 373.124 केल्विन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। A2 ड्राइंग शीट का क्या परिमाण होता है? दोस्तों A2 ड्राइंग शीट का परिमाण जो होता है वो होता है, देखिए हमारे को पता है A1 A0 का कितना होता है, ये होता है 841 इंटू 1190 में। क्या होता है, ये 841 इंटू 1190 में। अब इसका आधा करिए तो कितना होगा, इसका आधा जो होगा वो कितना होगा, इसका आधा जो होगा वो कितना होगा, वो आधा करेंगे तो 1190 का 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 चौके 8, 594 होगा। और 594 इंटू 841 ये कितना है, ये किसका है, A1 का होता है। अब A1 A2 की बात करें तो 841 का फिर आधा कर दीजिए आप, तो 841 का आधा क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 शून्य 420, 420 इंटू 594 कितना हो जाएगा, 420 इंटू 594। तो 420 इंटू 594 में ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक के? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? दोस्तों व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? तो व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है प्रतिरोध के मानों को मापने के लिए किया जाता है। किसको? प्रतिरोध के मानों को मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करने की परिशुद्ध विधि है। यह विधि निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोगी नहीं है। इसका उपयोग निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं यहाँ 4 प्रतिरोध है P Q R S, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S के होता है, जहाँ पे S जो होता है ना ये अज्ञात प्रतिरोध है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? दोस्तों एक सर्किट का प्रतिरोध क्या किया जाता है, दोगुना किया जाता है दोस्तों, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी घट जाएगी। विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी घट जाएगी। अब जानते हैं हम दोस्तों V बराबर क्या होता है, IR के होता है, IR के होता है। अब क्या बोला है, सर्किट में प्रतिरोध को क्या किया गया, दोगुना कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा V अपॉन R कर देते हैं इसको, बराबर क्या हो जाएगा I के, क्योंकि धारा का मान किया है। अब प्रतिरोध हमारा कितना कर दिया हमने, दोगुना कर दिए, तो प्रतिरोध जब दोगुना कर दिए तो धारा हमारी क्या हो जाएगी, आधी होगी कि नहीं होगी, आधी घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? तो दोस्तों वह सिस्टम प्रोग्राम जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है उसे हम बोलते हैं असेंबलर। क्या बोलते हैं, असेंबलर उसे हम बोलते हैं। दोस्तों असेंबलर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मशीन की भाषा, कोड और निर्देशों में इंटरप्रेट करता है। यह एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित भी करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी बलों में होता है? दोस्तों सभी बलों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन तथा यह एक सदिश राशि है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, एक होता है घर्षण बल, एक होता है अभिकेंद्री बल, एक होता है चुंबकीय बल, एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद इसे रुकने में 4 सेकंड लगते हैं। यदि कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? मतलब हमको क्या बताना है, बल का मान बताना है। और हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है दोस्तों, m इंटू ए के होता है। क्या होता है, m इंटू ए। अब एक कार है दोस्तों जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद यदि ये ब्रेक लगा रहे हैं तो हमारा जो अंतिम वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों हमारे पास में, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, तो मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है प्रारंभिक वेग, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब बोला है दोस्तों समय कितना है, समय हमको दिया गया है 4 सेकंड और कार का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1000 किलोग्राम दिया गया है। तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? अब दोस्तों बल का परिमाण निकालना है तो बल का बराबर क्या होता है, F बराबर m इंटू ए के होता है।
हमको m का मान तो दिया गया, लेकिन त्वरण जो हमको दिया गया क्या नहीं दिया गया। लेकिन हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय के। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाय समय। तो अंतिम वेग तो हमारा 0 हो गया दोस्तों, क्योंकि ब्रेक लगाया जा रहा है। तो अंतिम वेग क्या हो गया हमारा, हम यहाँ से निकाल रहे हैं त्वरण का मान, तो अंतिम वेग तो हमारा 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना है 20 है, और समय कितना है हमारे पास में 4 है। तो 4 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 बार में, तो -5 मीटर प्रति सेकेंड। अब माइनस में क्यों आया त्वरण का मान, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लग रहा है मतलब मंदन का कार्य किया जा रहा है, इसलिए हमारा जो त्वरण का मान है कितना 5 मीटर प्रति सेकंड माइनस में। अब दोस्तों हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू के। m का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में 1000, और a का मान कितना है हमारे पास में -5, कितना है 5। अब माइनस हम यहाँ नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह जो है मंदन को प्रदर्शित करता है, क्योंकि हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 10 की पावर 3 इंटू 5 होगा कि नहीं होगा। तो 5 इंटू 10 की पावर 3 जो है बल का परिमाण निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो दोस्तों प्रोग्राम जो है ना, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। दोस्तों प्रोग्राम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नियम व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, ताकि किसी विशेष कार्य को पूरा किया जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है, तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर के होता है। क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर की। गतिज ऊर्जा कितनी है दोस्तों 120 जूल दी गई है। 1/2 करेंगे, m का मान कितना दिया गया है 15 दिया गया है, v का मान हमको निकालना है तो v स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15 से काट देंगे 15 8 120, और 2 से काट देंगे, 2 से 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 8 16, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16 क्या आ गया, तो v बराबर क्या आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, इसे मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषाएं निम्न है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम की भांति कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग कार्य सफल होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है। दोस्तों जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो जो परिवर्तित होता है वो है दिशा। दिशा इसमें क्या होती है परिवर्तित होती है। दोस्तों जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक समान वेग से एक वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है जिसका परिमाण सदैव अचर रहता है, परंतु वस्तु के वेग एवं त्वरण की दिशा हमेशा परिवर्तित होती रहती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति आदि क्या है इसके उदाहरण है। अतः जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु का द्रव्यमान, संवेग एवं गति अपरिवर्तित रहती है, जबकि दिशा क्या होती है परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। तो बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है, वन्य जीव गलियारों का संयोजन ये जो है बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है। भारत में बाघों की आबादी के लिए वन्य जीव गलियारों का संयोजन करना खतरा नहीं है। भारत लगभग 1200 किलोमीटर लंबा वन्य जीव गलियारा बनाने की सोच रहा है, जिसमें बाघों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते। दोस्तों न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, क्यों? क्योंकि प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। दोस्तों सार्वजनिक स्थलों पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कागज के कप जैव निम्नकर्मी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सार्वजनिक स्थल पर चाय बेचने के लिए प्लास्टिक के कपों के स्थान पर कागज के कपों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि कागज के कप जैव निम्नकर्मी होते हैं, अर्थात ये जीवाणु या अन्य जीवों द्वारा आसानी से विघटित हो जाते हैं, जिससे प्रदूषण नहीं होता। लकड़ी और कागज जैव निम्नकर्मी पदार्थ के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।